नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और हम पढ़ रहे हैं संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में हमने स्वर संधि पढ़ ली है और अभी हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। और व्यंजन संधि में मैंने आपको जो भेद बताए थे उसमें आज ये अंतिम भेद है जिसे हम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में विसर्ग संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि का बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट है ये, और ये वीडियो जो है वो कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों के लिए और रीट लेवल फर्स्ट चाहे लेवल सेकंड दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ गवाए शुरू करते हैं। संधि कौन सी संधि है? तुक आगम। तुकागम, देखिए तुकागम, और इसमें दो शब्द हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। एक तो है तुक, एक तो है तुक और दूसरा है आगम। तुक यानी तुक एक शब्द है, इसका आगम होना, आगम यानी आना। अब ये आगम क्या है? वैसे जब मैंने संधि की शुरुआत की थी तो संधि पार्ट फर्स्ट है, उसके अंदर मैंने बड़े अच्छे से बताया था आपको कि आदेश क्या होता है, आगम क्या होता है, एकादेश क्या होता है। इस प्रकार की पारिभाषिक शब्दावली जो है वो मैंने आपको बताई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ परिचय दे दूँ। आगम, आगम का मतलब होता है, एक तो होता है आगम और एक होता है आदेश। आदेश होता है किसी वर्ण, कोई मान लो ये वर्ण है, इस वर्ण को हटा करके इसके स्थान पर किसी अन्य वर्ण को बिठाना, ये तो हो गया आदेश। ये क्या हुआ? आदेश। और अब अगर हम बात करें आगम की, आगम क्या होता है? तो आगम एक्चुअली होता है, ये जैसे कोई वर्ण है और ये भी कोई वर्ण है, इन दोनों वर्ण के मध्य में यहाँ तीसरे वर्ण को बिठाना, जिसमें ये भी नहीं बदलेगा और ये भी नहीं बदलेगा, दोनों में से एक भी वर्ण बदलता नहीं है और बीच में एक नया वर्ण आकर के बैठ जाता है। इसी को हम कहते हैं आगम। अब देखिए संधि का नाम क्या है? तुकागम, अर्थात तुक का आगम होना, तुक का आना, दो वर्णों के बीच में तुक का आकर के बैठ जाना। अब इस तुक में से ऊ जो है और क, ये ऊ और क इन दोनों का लोप हो जाता है और शेष इसमें से बचता है त। क्या बचेगा? त। तो जहां तुक का आगम होगा वहां केवल और केवल त ही बचता है, उसमें से केवल क्या बचेगा? त। वैसे ये त भी आगे जाकर के बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए, तुक आगम समझ में आ गया होगा। तुक आगम क्या होता है? अर्थात तुक का आगम होना, और तुक में से क्या शेष बचता है? त, अर्थात बीच में केवल और केवल त ही आकर के शेष बैठेगा। अब देखिए ये कैसे होता है, तो इसको देखेंगे। कोई भी ह्रस्व स्वर है और ह्रस्व स्वर के ठीक बाद में छ आता है, छ, च और छ, च वर्ग का दूसरा वर्ण छ। अगर ह्रस्व, कोई भी ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री और लृ, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। ये वर्णमाला वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो इन ह्रस्व स्वरों के बाद में अगर छ आता है, च और छ, च वर्ग का दूसरा वर्ण छ, केवल छ यदि आता है, तो इसके बीच में ये यहाँ तुक का आगम होता है। किसका आगम होता है? तुक का। और तुक जो है वो, उसमें से केवल त शेष बचता है, इसलिए मैंने यहाँ केवल त लिखा है। तुक का आगम नीचे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ तुक का आगम होता है। ये हमारा है सूत्र। अब देखिए मैंने यहाँ त के पास में यहाँ च भी लिखा है। इसको लिखने का कारण, इसको लिखने का कारण हम देखते हैं अगली लाइन में। देखिए, त को श्चुत्व संधि के कारण च हो जाता है। अब देखिए श्चुत्व संधि याद कीजिए, अगर त हो, त वर्ग अर्थात, और त वर्ग के बाद में यदि श या च वर्ग का कोई वर्ण है, तो ये जो त है, इस त को च वर्ग आदेश हो जाता है। अब देखिए ये त है, तो इस त को, त अपने वर्ग का पहला वर्ण है, तो त के आगे सामने जो च रहेगा तो त को च आदेश हो जाता है, थ को छ आदेश हो जाता है। ये हम श्चुत्व संधि में पढ़ चुके हैं। अगर आपने श्चुत्व संधि का वीडियो नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को देखिएगा, ताकि ये संधि बहुत अच्छे से समझ में आए आपको।
तो देखिए तुक का आगम, और तुक को हमने, ये तुक में से त बचा और त को भी च में बदल दिया। देखिए क्या प्रोसेस रही, तुक का आगम होगा, कोई वर्ण बदलेगा नहीं, केवल दो वर्णों के बीच में। कौन से वर्ण होंगे, इधर होगा ह्रस्व स्वर, स्वर होगा, और स्वर भी कैसा, ह्रस्व स्वर, और पीछे क्या होना चाहिए, छ। तो इनके बीच में आकर के तुक का आगम हो जाता है, और इस तुक में से केवल और केवल त शेष बचता है, और ये त जो है ये भी किस में बदल जाता है, च में। वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो कोई भी शब्द हमने देखा हो छ, और इस छ से पहले कभी भी त वर्ग नहीं आता, कभी भी त नहीं आता है। इसके पहले हमेशा हमें जो भी शब्द हम देखते हैं उसमें लगभग हमें अगर कोई शब्द, आधा शब्द मिलता है तो वो च ही मिलता है। तो बहुत सिंपल से इस संधि की पहचान भी हम कर सकते हैं। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शिव प्लस छाया, व, ये जो व है, इस व में अंतिम वर्ण क्या है, अ, जो कि ह्रस्व स्वर है। तो और ये जो है ये प्रोसेस, ये इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये पदांत है या अपदांत। हालांकि आगे एक और चीज कंडीशंस बनती हैं, लेकिन यहाँ पदांत अपदांत के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे शिव प्लस छाया, तो देखिए व, और व में कौन सा स्वर है, अ, जो कि ह्रस्व स्वर है, और इसके बाद में आया छ। तो यहाँ तुक का आगम हो गया, तुक का आगम होगा यहाँ पे, तुक का आगम जो है, त जो है वो च में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, शिव, शिव और छाया, तो बीच में सीधा सा ये याद रखना है कि च आ जाएगा। वैसे तुक का आगम होगा, तुक में से त शेष बचता है और त में से च शेष बचता है, तो क्या बनेगा, शिव छाया। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। देखिए सीधा सा बीच में हमने दोनों वर्णों के बीच में केवल और केवल च आधा लिख दिया है। परि प्लस छेद, परिच्छेद। स्वच्छ प्लस छंद, स्वच्छंद। इस प्रकार से ये संधि सिद्ध होती है। लेकिन अब आगे बात करेंगे कि ह्रस्व स्वर आ गया तब तो हम कर लेंगे, यदि दीर्घ स्वर आए तो दीर्घ स्वर के मामले में कहा हुआ है कि दीर्घ स्वर यदि पदांत में हो, ह्रस्व स्वर में पदांत अपदांत कुछ भी हो, वहां कोई कंडीशंस नहीं थी। लेकिन यहाँ दीर्घ स्वर यदि पदांत में है, यदि पद के अंत में है तो, दीर्घ स्वर यदि पद के अंत में है तो भी, और उसके बाद छ आता है तो भी च जो है, अर्थात तुक का आगम होगा और त को, तुक में से त शेष बचता है और त में से च। बाकी प्रोसेस सेम ही है, केवल ध्यान कितना रखना है, हमें ध्यान केवल ये रखना है कि यहाँ ह्रस्व स्वर लिख रहे थे, यहाँ हमने क्या लिख दिया, पदांत में दीर्घ स्वर। अगर अपदांत में दीर्घ होगा तो यह आदेश नहीं होता, ऐसा ये वाला सूत्र हमारा कहता है। तो देखिए, और ये आदेश जो होगा वो हमेशा विकल्प से होगा। विकल्प से मतलब आपकी इच्छा है तो करो, नहीं इच्छा है तो मत कीजिए। तो देखिए उदाहरण देखते हैं इसके। लक्ष्मी प्लस छाया। अब देखो यह ई बड़ी ई है, कुटी बड़ी ई है, शीतला आ जो दीर्घ स्वर हैं। अब यहाँ सभी दीर्घ स्वर हैं और इसके बाद में छ आया है तो बीच में च आएगा, लेकिन ये सभी पदांत हैं। तो विकल्प से, अर्थात इसके दो रूप बनेंगे। दो रूप में कौन से होंगे, दो रूप कौन से होंगे, लक्ष्मी प्लस छाया, तो लक्ष्मी छाया, बीच में हमने च लिख दिया, त को च आदेश हुआ था तो लक्ष्मी छाया। और अगर हम इसे तुकागम नहीं करते, क्योंकि विकल्प से हैं, हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, तो डायरेक्ट दोनों शब्दों को ऐसे कैसे जोड़ देंगे, लक्ष्मी छाया, च का कोई आगम नहीं होगा। कुटी प्लस छाया, कुटी छाया, और अगर विकल्प का रूप देखते हैं तो कुटी छाया। शीतला प्लस छाया, शीतला छाया, और आगे आता है शीतला छाया। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया है तो अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि कक्षा 10 तक के विद्यार्थी और जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो बड़े अच्छे से इस वीडियो को देख सके और उससे समझ सके। अब देखिए, इस वीडियो के साथ में हमारी व्यंजन संधि का जो पार्ट हम पढ़ रहे थे वो व्यंजन संधि कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि व्यंजन संधि के जो खास जो रीट एग्ज़ाम के हिसाब से या कक्षा 10 के तक के विद्यार्थियों के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं बता चुका हूँ। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए।
जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।